नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम आपको राजस्थान प्राइवेट स्कूल संचालक साथियों के लिए पीएसपी पोर्टल पर एक लेटेस्ट अपडेट आया है, ऑनलाइन एकीकृत मान्यता का पोर्टल, उसके बारे में बेसिक जानकारियां वो देने वाला हूं कि ये जो ऑनलाइन मान्यता एकीकृत वाला जो पोर्टल है वो क्यों शुरू किया गया है, इसके पीछे विभाग की क्या मंशा है और किस तरह से हमारे जो प्राइवेट स्कूल संचालक साथी हैं इस ऑनलाइन एकीकृत मान्यता वाले पोर्टल पर कैसे काम करेंगे, क्या दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे और हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आगे हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। अगर आपको भी ऑनलाइन एकीकृत मान्यता वाले नए पोर्टल के बारे में जानना है तो भैया इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2021 में राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा प्राइवेट स्कूल संचालक साथियों के लिए एक नया पोर्टल है वो शुरू कर दिया और पोर्टल का नाम रखा है ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल। इस पोर्टल के अंदर जितनी भी अपने स्कूल की जो मान्यताएं हैं, मान्यताओं से संबंधित जानकारियां हमें ऑनलाइन फिल है वो करनी पड़ेंगी। यहाँ पे सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शिक्षा विभाग का ये पोर्टल शुरू करने की केवल एक ही मंशा है कि अपने राजस्थान के अंदर जितने भी गैर सरकारी विद्यालय यानी जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनकी मान्यताओं को एक जगह एकीकृत वो किया जाएगा, एक जगह कलेक्ट किया जाएगा। विभाग ये देखना चाहता है कि राजस्थान के अंदर कितनी ऐसे विद्यालय हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, क्या कोई गलत तरीके से या फिर अनलीगली तरीके से कोई स्कूल तो संचालन नहीं कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देखने में कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनको पहले मान्यता मिली थी, विभाग के द्वारा उनकी मान्यताएं रद्द कर दी गई थी। इसके अलावा कुछ असमय के लिए अस्थायी मान्यता उनको दी गई, लेकिन फिर भी लगातार जो स्कूलें हैं वो संचालित हैं। तो बस विभाग की बस यही मंशा है कि राजस्थान में जितने भी स्कूलें संचालित हैं उनकी जो मान्यताएं से संबंधित सूचनाएं उनको एकीकृत किया जाए। यदि सही पाया जाता है तो आपको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अगर आप में कहीं पे भी मिस्टेक है, आपने कोई भी गलती कर रखी, तो भैया अब विभाग है आपकी नहीं चलने देगा। एक कड़ी कार्रवाई है विभाग आपके साथ है वो करने वाला। यदि अगर आप गलत हो, यदि आप सही हो, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन मंशा इनकी यही है कि जितने भी स्कूल संचालित हो रहे हैं उनकी मान्यताओं को एक जगह करना, क्या वो सही है या गलत है, बस यही उनकी मंशा है। पर आगे क्या कार्रवाई करेगा विभाग वो तो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल इतना ही है। चलिए अब बात करते हैं कि जब भी ये जो ऑनलाइन एकीकृत मान्यता वाला जो पोर्टल है उस समय हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको केवल बेसिक जानकारियां दे रहा हूं कि ऑनलाइन पोर्टल पे हमें क्या क्या चीज है वो फिल करनी है, फिल कैसे करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। इसके लिए एक दूसरी वीडियो है, वो आप वो वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप जानकारी है वो बता रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में है वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बेसिक जानकारियां दूंगा। देखिए दोस्तों, ये जो ऑनलाइन एकीकृत मान्यता वाला पोर्टल है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपके जो भी पुराने पीएचपी कोड है उसी कोड के द्वारा आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। कोई स्पेशल पासवर्ड या पीएचपी कोड की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब जैसे ही आप अपने स्कूल के अंदर लॉगिन हो जाते हो तो सबसे पहले यहां पे आपको 6 से लेके 7 स्टेप है वो दिखाई देंगे। हर एक स्टेप को यहां पे कंप्लीट करना है। यहां पे मैं उन स्टेप के बारे में बता देता हूं कि कौन सी स्टेप के अंदर क्या क्या आपको फिल करना है। तो यहां पे मैंने एक पूरा चिट्ठा वो आपके लिए तैयार कर रखा, देख देख के मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आती है स्कूल की प्रोफाइल। स्कूल की प्रोफाइल के अंदर वैसे तो देखिए ऑटोमेटिक पहले से ही डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी स्कूल की जो भी सूचनाएं यानी आपकी स्कूल का नाम है, डाइस कोड है वगैरह वगैरह, डेट मान्यता है वो पहले से फिल होंगे। एक बार आपको उसे चेक करना है क्या ये सही है या फिर गलत है। अगर गलत है तो आप उसमें अपडेट कर सकते हो, जैसे स्कूल के नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है या फिर कई स्कूल ऐसे हैं जो पहले सेकेंडरी थी फिर सीनियर सेकेंडरी हो गई, तो ऐसे में अपना नाम हो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो स्कूल की जो सामान्य जानकारी है, सामान्य सूचनाएं आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मेन पॉइंट आता है स्कूल की प्रोफाइल। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको कहना चाहूंगा कि जो भी आप सूचनाएं ऑनलाइन पोर्टल पे फिल करो तो सबसे पहले आपके पास आपकी स्कूल की जो भी मान्यताएं आपको मिली है, चाहे वो कक्षा 1 से 5 तक हो, 1 से 8 तक हो, 1 से 10 तक हो या 1 से 12 तक, सभी जो दस्तावेज है मान्यता के वो आपके पास होने जरूरी हैं। क्योंकि कई बार देखने में ऐसा मिला है कि पहले की बात करें तो कक्षा 1 से लेके 5 तक की जो मान्यताएं थी वो ब्लॉक स्तर पे दी जाती थी, तो डिपार्टमेंट के पास इनकी कोई सूचना नहीं है। अगर आपके पास उसका दस्तावेज नहीं तो भैया कहीं से आप कलेक्ट कर लीजिएगा, विभाग में जाएगा, चक्कर काटिएगा, वो आपकी समस्या है, कैसे आप डॉक्यूमेंट है वो लेके आओगे। लेकिन हर एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए।
आपके स्कूल को जो भी मान्यताएं मिली हैं, हर एक मान्यता का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और उसमें सबसे पहले आपको ध्यान करना है उसके क्रमांक आपको ध्यान रखना है, डेट आपको ध्यान में रखनी, जो क्रमांक है, जो मान्यता क्रमांक होते हैं वो क्रमांक प्लस डेट, वही डेट आपको विद्यालय की प्रोफाइल में है वो फिल करनी है। ध्यान रखना है इस बात को। अगर अपने स्कूल का नाम गलत है तो वो आप चेंज कर लीजिएगा, यहां पर अपडेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है या एडिट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। हिंदी में आपको जो रखना है वो आप रख लीजिएगा, इंग्लिश में जो आपको रखना है वो रख लीजिएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मान्यता तो किसी और नाम से मिली है और अब आप अपनी मर्जी से स्कूल का नाम चेंज कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बात आपको बता दूं, चाहे मान्यता किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो नाम परिवर्तन की हो, चाहे वो स्थान परिवर्तन की हो, चाहे वो भवन परिवर्तन की हो, जो आपके पास मान्यता का डॉक्यूमेंट है सेम का सेम वही पता, एड्रेस है, नाम है, वही डालनी है। अब ये नहीं देखने में ऐसा है कि कुछ स्कूलें हैं वो पहले जिस स्थान पर उनको मान्यता मिली है तो एड्रेस तो मान्यता में कोई और है और फिलहाल वो 500 मीटर मान लो, 1-8 किलोमीटर मान लो कि दूसरी जगह है, अपनी स्कूल संचालित कर रहे हैं। तो अब वो नए वाला एड्रेस डालोगे तो भैया यहां पे आपकी खिंचाई हो जाएगी, आप फंस जाओगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो आपके मान्यता आवेदन में, चाहे वो स्थान परिवर्तन, भवन परिवर्तन हो, चाहे वो सब्जेक्ट की हो, चाहे वो संकाय की हो, चाहे वो मीडियम की हो, जो सेम की सेम दे रखी है, भले ही आप कुछ भी करते हो वो एक अलग बात है, लेकिन आपको बिल्कुल सही सही जानकारी देनी जो भी आपके डॉक्यूमेंट या फिर दस्तावेज में। इस बात को आपको समझ लेना। इसके अलावा जहां पर भी जिस मान्यता को लेकर के जो भी डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड करने के लिए बोला जाता है वो आपको सही मात्रा में अपलोड करने हैं, स्कैन करने हैं और उसकी जो मैक्सिमम जो साइज होगी वो 512 KB होगी। PDF फाइल में आपको अपलोड करना। ध्यान रखना, क्योंकि पुरानी जो मान्यताएं हैं विभाग के द्वारा, पहले जैसे बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज की बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट में सभी स्कूलों को मान्यताओं को एक साथ देते थे, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट थे वो 5, 10, 18 भी हो जाते थे, 20, 25 भी हो जाते। तो अगर इनको स्कैन करोगे तो यहाँ पे इसकी साइज है वो बढ़ने वाली है, 512 KB बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा होने वाली। तो आप आराम से कीजिएगा कि किस तरह से आपको 512 KB में साइज है वो आपको रखनी। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। विद्यालय प्रोफाइल के अंदर जो भी आप सूचना डालो बिल्कुल सही सही करेक्ट है वो आपको डालनी है। इसके अलावा अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं करना। जो भी आपके डॉक्यूमेंट में जो भी डेट दे रखी है, जो भी एड्रेस दे रखा है, सेम का सेम आपको वही डालना। इसके अलावा विद्यालय प्रोफाइल में आपको डाइस कोड मिलेंगे। हो सकता है कि आपके पास डाइस कोड अलग हो, प्रोफाइल में कुछ अलग हो, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा चेंज नहीं करना है कि पहले आपको वेरीफाई करना हो इस चीज को कि वास्तव में मेरी स्कूल के डाइस कोड यही है क्या। आप यू डाइस प्लस पे आप विजिट कीजिएगा, वहां पे अपना स्कूल का डाइस कोड है वो सर्च कीजिएगा, सेम का सेम वही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा विद्यालय का वर्तमान पता का एक बार विशेष आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि मान्यता किसी दूसरे एड्रेस पे मिली है और फिलहाल जो स्कूल है वो किसी दूसरे एड्रेस पे चल रही है, तो एक वार्ड का आपको विशेष ध्यान रखना है, स्थान का आपको विशेष ध्यान रखना, जो आपकी मान्यता डॉक्यूमेंट में वही आपको करना है। इसके अलावा विद्यालय की जो भूमि है वो भी आपको सही तरीके से वहां पे आपको अपलोड करनी है, डाटा फीड करना है। रेंट पे है या फिर स्कूल की खुद की है या फिर सोसाइटी की खुद की है, जिस हिसाब से उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, कोई अलग आपको नहीं करनी है। इसके अलावा आरटी की इंफॉर्मेशन आपको देनी है, जैसे आरटी में आपके प्रवेश हैं या नहीं, कोई क्लेम आपको मिला है या नहीं मिला, टोटल फर्स्ट क्लास के अंदर आरटी में कितनी स्ट्रेंथ है आप ले सकते हो, कितनी आपकी कैपेसिटी वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आपको बिल्कुल सही से आपको फिल करने ध्यान रखना। चलिए, ये तो हो गई विद्यालय प्रोफाइल की स्टेप नंबर 2 के अंदर। अगर बात करें, अब बात करें स्टेप नंबर 3 की, जिसके अंदर आपको सोसाइटी का विवरण देना। और ध्यान रखना दोस्तों, जैसे जैसे आगे स्टेप बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको हर एक स्टेप ओपन होगी। ऐसे नहीं स्टेप नंबर 1 में जैसे आपने विद्यालय की प्रोफाइल भरी नहीं, आप सीधा स्टेप नंबर 3 को ओपन कर रहे हो या सोसाइटी वाली स्टेप को ओपन कर रहे हो तो वो ओपन नहीं होगी। पहले आपको विद्यालय की प्रोफाइल है वो भरनी है और पहले आपको सुरक्षित करना। सुरक्षित करने के बाद आपको उसे सही तरीके से चेक करना है कि मैंने जो डाटा भरा वो बिल्कुल सही भरा है या फिर गलत भरा। अगर गलत भर दिया और आपने लो कर दिया तो भैया उसमें अपडेट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ध्यान रखना, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन साथ में है वो बने रहे। तो तीसरा जो ऑप्शन आता है प्रोफाइल के अंदर, वहां पे आता है सोसाइटी का विवरण। अब सोसाइटी का विवरण आप तभी भर पाओगे जब आप पहले आपने विद्यालय की प्रोफाइल फिल की, यानी पूरा डाटा आपने फिल किया है। सुरक्षित करने के बाद 3 स्टेप उसमें विद्यालय प्रोफाइल में मिलेंगे, वो आपको अपडेट करने। उसके बाद आपको सोसाइटी का विवरण भरना। अब सोसाइटी का विवरण भरते समय यहाँ पे आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना। सबसे पहले देखिए, अगर आपका विद्यालय एक ही सोसाइटी के नीचे है,
ठीक है, मान लीजिए उसी का आपको अपलोड करने हैं, वही दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पे नवनियम सूची है, कितने सदस्य हैं, जो मान्यता मिली है आवेदन क्रमांक वाले सोसाइटी के, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और सोसाइटी के जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करो उसमें आपके जो अध्यक्ष हैं, सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं, उनकी सील और मोहर करके फिर ये आपको यहाँ पे अपलोड करना है, उनके हस्ताक्षर करवाने हैं। पहले उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, उसके बाद आपको अपलोड करना है। ऐसा कि नहीं कि सीधा का सीधा आपने कर दिया तो आपकी फाइल है वो रिजेक्ट हो जाएगी, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए, देखने में ऐसा आया कि सोसाइटी तो एक है और उस सोसाइटी के नीचे जो विद्यालय है वो अलग अलग उनको मान्यता मिली हुई है, ग्रुप में चलाते हैं। कई ऐसे भी मामले मेरे सामने आते रहते हैं जो ग्रुप में चलाते हैं। अगर आपके विद्यालय की जो सोसाइटी है वो कोई दूसरी स्कूल की है, जो सबसे पहले फर्स्ट टाइम में जिस सोसाइटी की जरूरत, जिस स्कूल को मान्यता मिली थी, और उसी सोसाइटी के नीचे अगर आप अपने स्कूल की मान्यता अगर आपने लगाई है, तो आपको संबंधित जो स्कूल है उसके आपको पीएसपी कोड है वो वहां पे डालने हैं। और जैसे आप पीएसपी कोड वहां पे डालोगे तो वहां की सोसाइटी की विवरण है अपडेट हो जाएगा। अगर अपडेट भी नहीं होता है तो आप संबंधित सोसाइटी के डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। चलिए, इस सोसाइटी के अंदर जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, स्टेप आप जैसे आप लॉक करोगे तो यहाँ पे एक जो अपने सोसाइटी का जो अध्यक्ष है उसके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी। मोबाइल नंबर आप अपनी मर्जी से कोई भी डाल सकते हो, जिस पे आप ओटीपी चाहते हो आप डाल सकते हो, लेकिन ऐसे आपको डालना है जो 24 घंटे वर्क करते हो। ये नहीं कि आज वर्क किया 2 महीने बाद में बंद हो गया, ऐसा नहीं डालना, 24 घंटे वाला आपको डालना है, ध्यान रखना। ओटीपी होने के बाद आप लॉक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सोसाइटी विवरण भरने के बाद अगली जो स्टेप आती है, चौथी स्टेप, जहां पे आती है एनओसी की। अब देखिए, जो एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, ये सब स्कूलों के लिए नहीं होता है। ये उन स्कूलों के लिए जिन्होंने अपने राजस्थान बोर्ड को छोड़ के किसी दूसरे बोर्ड से मान्यता के लिए एनओसी के लिए अप्लाई किया है, जैसे फॉर एग्जांपल सीबीएसई के लिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऐसे विद्यालयों के लिए अगर उन्होंने एनओसी लिए तो उनको एनओसी की डिटेल है वो देनी है, वरना सबको एनओसी की डिटेल है वो नहीं फिल करनी है, ध्यान रखना। चलिए, इसमें कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं है, केवल एनओसी की डिटेल आपको डालनी है, किसके लिए एनओसी मिली है, कौन से माध्यमिक के लिए मिली है, कौन सी कक्षा के लिए मिली है, कहां के लिए मिली है, कौन सी बोर्ड के लिए आप एनओसी ले रहे हो, किस बोर्ड से आपको मिली, वगैरह वगैरह। ये ऐसी जानकारी है जो कि आपको ऑनलाइन फिट है वो करना। चलिए, अगली स्टेप आती है भैया 5वीं स्टेप, जिसके अंदर मान्यता पेडेंसी स्थिति आती है। अब देखिए, मान्यता पेडेंसी स्थिति के अंदर जो भी सूचनाएं आपने पहले भर के लेके आए हो, जिसमें विद्यालय की प्रोफाइल है, जो भी मान्यता का विवरण है, जो भी सोसाइटी का विवरण है, वो सारी सूचनाएं आपको यहाँ पे एक साथ है वो दिखाई देंगे। आपने क्या फिल करके लेके आए वो सारी सूचनाएं आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके अलावा यदि वो सूचनाएं सही हैं तो यहाँ पे अप्रूव, एक जो ग्रीन मार्क है, गुड का जो निशान है वो आ जाता है, यदि सब सूचनाएं सही हैं। अगर यहाँ पे ग्रीन ऑप्शन आपको मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपने पीछे जो डिटेल भर के लेके आए हो वो सारी की सारी सही हैं। यदि इसमें भी एक में क्रॉस आ जाता है, रेड कलर आ जाता है, तो भैया इसका मतलब है कि जो आपने सूचना भरी है वो गलत है, डिपार्टमेंट से वो मैच नहीं हो रही है। तो ध्यान रखना इस बात को। जब तक आपकी जो मान्यता पेडेंसी की स्थिति सभी स्टेप ग्रीन नहीं हो जाती है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहले आपको सभी ग्रीन है वो करनी है। चलिए, 5 नंबर स्टेप में यही है, मान्यता पेडेंसी स्थिति में यही है। अब नंबर आते हैं स्टेप नंबर 6, जिसके अंदर विद्यालय मान्यता विवरणिका आती है। अब देखिए, विद्यालय मान्यता विवरणिका के अंदर जो भी मान्यताएं आपको मिली हैं, कक्षा 1 से लेके 5 तक, कक्षा 1 से लेके 8 तक, कक्षा 1 से लेके 10 तक या फिर 12 तक, और जिन जिन सब्जेक्ट की मिली है, हो सकता है कि जैसे सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो अलग अलग समय में अलग अलग फैकल्टी, जैसे आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है या फिर एग्रीकल्चर है, इनमें भी अलग अलग समय में अलग अलग सब्जेक्ट की अगर आपने मान्यता ली है तो सभी सब्जेक्ट की जितनी भी मान्यताएं, उन सभी मान्यताओं का विवरण आपको 6 नंबर स्टेप में है, आपको यहाँ पे विवरण भरना है, संबंधित डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपको एक तो डेट और जो मान्यता के जो क्रमांक है, जो आपके डॉक्यूमेंट या मान्यता वाले डॉक्यूमेंट भी दिए होते हैं, उनको केवल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। फिर आती है भैया अगली स्टेप, स्टेप नंबर 7 है। वैसे वहां पे तो 7 नहीं, लेकिन मेरी तरफ से ये 7 नंबर स्टेप है, और यहाँ पे मान्यता विवरणी का व्यू आता है। अब इसके अंदर ऐसा मतलब ये है कि जो भी आपने मान्यताएं ऑनलाइन फिल करके लेके आए हो, कक्षा 1 से 8 या फिर 10 या फिर 12, जो भी सब्जेक्ट की आपने मान्यताएं भरी, उनका व्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा। प्रीव्यू बोल सकते हैं आप इसे। जो प्रीव्यू है वो आपको दिखाई देगा कि आपने क्या क्या फिल किया है और क्या क्या आपने फिल नहीं किया, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे शो होगी। अगर ये सब कुछ वेरीफाई हो जाता है, मान लीजिए सारा कुछ वेरीफाई होगा, सारे दस्तावेज आपने अपलोड कर दिए, सारी डेट और दिनांक सब आपने बिल्कुल सही भर दी, इसके बाद फाइनली आपको डाटा लॉक करना है। और ध्यान रखना, डाटा फाइनली आपको तभी लॉक करना है जब आप पूरी तरह से ये वेरीफाई हो जाओ कि हाँ, मैंने जो भी सूचनाएं भरी है वो बिल्कुल 100% नहीं, 1000%, जितना आप कहना चाहो ना उतने % सही हैं।
तब जाके आपको लॉक करना है, क्योंकि अगर एक बार आप लॉक कर देते हो तो भैया उसके बाद आपको इसमें अपडेट करने का विभाग के द्वारा कोई भी मौका वो नहीं दिया जाएगा। अब मान लीजिए आपने डाटा लॉक कर दिया, लॉक करने के बाद आपकी जो फाइल है, यानी आपने मान्यता का जो भी विवरण इस फाइल के अंदर या पोर्टल पे आपने ऑनलाइन फिल किया है, ये सारा की सारा जो विवरण है डिपार्टमेंट के पास वो चला जाएगा। अब डिपार्टमेंट है उसे एक एक करके चेक करेगा। अगर यहाँ पे उसको डाउट हुआ तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है, वरना आप आगे दोबारा लॉगिन नहीं कर पाओगे। अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो आप अपने पीएसपी कोड के द्वारा दोबारा यहाँ पे आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। अगर वो वेरीफाई कर जाता है तो यहाँ पे आपको ग्रीन सिंबल भी आपको मिल जाएगा और दोबारा आप पीएसपी पोर्टल पर अपने जो भी कोड आपको प्राप्त है उसी के द्वारा इसमें आप है वो लॉगिन कर सकते हो। लेकिन मेन बात यह है थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। यहां पे देखिए जब डिपार्टमेंट के पास फाइल पहुंच जाती है तो कहने का मतलब वो हर एक चीज आपकी चेक करेंगे। यदि बाय द वे कोई मिस्टेक रह जाती है, आपने जानकारी आपने बिल्कुल 100% सही भरी है, फिर भी अगर रिजेक्ट किया जाता है तो इसके लिए आपको यहाँ पे टोल फ्री नंबर मिल जाएंगे, संबंधित डीओ ऑफिस में आप संपर्क कर सकते हो। लेकिन ये कब तक वेरीफाई होंगी, इसका विभाग के द्वारा कोई भी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई। उसमें 6 महीने का समय लग सकता है, 1 साल का समय लग सकता है, क्योंकि आपको पता है कि अपने पूरे राजस्थान के अंदर बहुत सारी प्राइवेट स्कूल हैं, सबका डाटा एक साथ वेरीफाई होना संभव नहीं है। डिपार्टमेंट धीरे धीरे कर देगा, इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा उन साथियों को जिन साथियों को विद्यालय की अस्थायी मान्यता मिली है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, जैसे 2 साल के लिए अस्थायी मान्यता देती, कारण चाहे कोई भी रहा हो, चाहे वो भूमि का मसला हो या फिर किराए का रहा हो, कुछ भी रहा हो कुछ भी रहा हो, तो उनको वही डिटेल फिल करनी है। अगर देखिए वैसे अगर पकड़ में तो आप वैसे भी आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जैसे ही डिपार्टमेंट के लोगों से बात की तो देखिए उन्होंने बस यही कहा यहां से हमें सारा मामला पकड़ में आ जाएगा, और जिनके कोई भी अगर जानकारी हमें गलत मिली, जो गलत तरीके से स्कूल संचालित कर रहे हैं, उनके खिलाफ विभाग के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो ऐसे में जो भी डाटा आप फिल करो बिल्कुल आपको सही करना है। अब देखिए दोस्तों बस जानकारी तो ये थी, इसके अलावा कैसे ऑनलाइन डाटा फीड किया जाता है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं उसकी जो जानकारी है मौसम की वजह से थोड़ी सी तकलीफ हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद आपको ये जो मामला है वो आपको देखना है। देखिए मैं क्या बोल रहा था, मैं खुद ही भूल गया अब क्या बता रहा था। कहने का मतलब ये है, डिपार्टमेंट का ये कहना है कि यहां पर जितने भी गैर संचालित जो भी प्राइवेट स्कूल हैं वो सारे पकड़ में आ जाएंगे। अगर गलत जानकारी फिल करते हो, यदि आपकी सही है, अगर आपने गलत भर दी, देखिए उसका तो रास्ता निकल जाएगा, लेकिन जो पहले से ही गलत है और वो भी गलत में बोल रहा है कि नहीं मैं सही हूं और वो सही जानकारी बना, तो पकड़ में तो वैसे भी आना है। कहने का मतलब है तो अपनी तरफ से कोई 420 आपको नहीं करनी है। इसके अलावा ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल को लेकर यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। और जल्द से जल्द एक नया वीडियो और आ रहा है जिसके अंदर मैं पूरी स्टेप आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आपको ऑनलाइन डाटा फीड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं और किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। बस आज की इस वीडियो में मैं आपको इतनी ही जानकारी देना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कुछ बेसिक जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। यहां पर अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी स्कूल संचालक साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्कूल साथी स्कूलों से जुड़े हैं, प्राइवेट स्कूलों से, उन सभी के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इन दिनों में सोशल मीडिया पर बस एक ही खबर है, प्राइवेट स्कूल साथियों की ये चल रही है कि मामला क्या है, किस तरह से काम करेंगे, इसकी बेसिक जानकारी क्या है। तो बस ये जानकारी उनके पास है वो शेयर कर देना, बस अपने पास ही मत रखना इसको कि केवल मेरा काम हो गया बस एंड बस इतना नहीं करना, सबके साथ शेयर करना। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो भैया डिपार्टमेंट के पास भी सही जानकारी मिलेगी, उनके पास भी सही जानकारी पहुंचेगी और हमारा काम भी बिल्कुल 100% शो हो जाएगा। फिर बार बार हमें जो डॉक्यूमेंट है वो डिपार्टमेंट है उनको अपने को दिखाने नहीं पड़ेंगे। तो काम बिल्कुल आपको 100% 100% है वो सही करना है, अपनी तरफ से कोई भी 420 नहीं करने है। और इसके अलावा यदि सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा, बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ शेयर करना है उसे मत भूलिएगा। और इसके अलावा चैनल पे नए मेहमान हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया था, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लेना और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन उसे ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारे चैनल पे जब भी कोई मैं स्कूल से संबंधित नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका एक नोटिफिकेशन, एक सूचना है वो आप तक पहुंच जाए। बस तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।